हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी पाठशाला जहां नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। तो जैसा कि आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया कि कैसे बना इंडिया का 1934 से, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर बात पे डिबेट, हर बात पे डिस्कशन होते हुए फाइनली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है और यहाँ पे 26 जनवरी 1950 में ये एनफोर्स हो जाता है। और बाकी हम लोगों ने देखा कि शुरुआत होती है यहाँ पे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। वहां पे नेल्सन मंडेला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और पहले वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं ब्लैक्स की तरफ से। बट उनकी मेंटालिटी कभी भी ऐसे नहीं रहती कि जिनने हमारे साथ गलत किया है हम उनके साथ गलत करें। यहाँ पे सभी चीज इक्वालिटी के बेसिस पे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिवाइड होती है। और साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के चैप्टर में पूरा पढ़ लिया। एंटायर चैप्टर पढ़ने के बाद यह समझ में आया दोस्तों कि संविधान जो है कायदे से देखा जाए तो ये एक तरीके की रूल बुक है जो कि कंट्री को स्मूथली चलाने का काम करती है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होगा, इसके नीचे ही सब होंगे, कुछ भी हो जाए लॉ इज द सुप्रीम। तो यहां पे हम लोगों को याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सिस्टम हम लोगों को चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा याद करना है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे जाएंगे टेस्ट देने तो हमें क्या करना है। तो हमें यह करना है कि जो भी क्वेश्चंस करवाए गए उनके प्रैक्टिस बैक टू बैक करना जरूरी है। बिना प्रैक्टिस करे यहाँ सोल्यूशन नहीं आएगा। रिजोल्यूशन लिया है आपने 80 आउट ऑफ 80 का, तो यहाँ पढ़ाई करना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज मैं विजय ठाकरे आपके लिए लेके आया हूं यहाँ पे डीपीपी सॉल्यूशन, और डीपीपी सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग सफरनामा में एंट्री करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन और डीपीपी सॉल्यूशन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है आपके सामने। क्या कहता है भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन के साथ में दोस्तों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन, सब्सिडरी क्वेश्चन भी यहाँ इंपॉर्टेंट होता है। बिना सब्सिडरी क्वेश्चंस के काम यहाँ पे नहीं चलने वाला, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन 1950। तो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बन गया तब हमारे यहां पे इस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बात नहीं की गई थी, ठीक है भाई। तो चलिए सबसे पहले बोलता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अगर हम लोग देखें तो इसका सीधा मतलब होता है दोस्तों यहां पे राइट टू वोट। तो यहां पे हम लोगों ने कहा कि सभी को वोटिंग राइट दोस्तों मिलना चाहिए। दूसरा, राइट टू प्रॉपर्टी एज द फंडामेंटल राइट। अभी फंडामेंटल राइट्स की हम लोग बात करें तो 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, बट नाउअडेज देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स, और यहां पे राइट टू प्रॉपर्टी को जो है हटा दिया गया है। इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के बना दिया गया है दोस्तों इसको यहां पे लीगल राइट, ठीक है भाई। चलिए याद रहेगा आप लोगों को। अब आगे बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी बोलती है कि हर स्टेट अपने आप को एक वेलफेयर स्टेट बनाए, ठीक है भाई। चलिए, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कहीं पे भी बात नहीं करी गई है दोस्तों। ये हमारा फीचर नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया गया 1950। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में काम आएगा आपको। तो यहां पे आपको ये याद रखना है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कोई भी बात नहीं हुई थी। प्योरली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, जहां पे हर 5 सालों में इलेक्शन करवाया जाएगा, वेदर इट इज डायरेक्ट इलेक्शन, वेदर इट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है भाई। चलिए तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों इसका, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो फीचर यहां कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं करता 1950 में वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बोलता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे यहां पे बताना है हम लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है भाई। तो जो ऑप्शन दिए गए उसके हिसाब से अगर हम लोग यहां पे देखें तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और इनका टेन्योर भी लंबा रहता है भाई, और टेन्योर चलता है 1964 तक के, ठीक है भाई। चलिए, ये इंटरिम गवर्नमेंट के भी प्राइम मिनिस्टर थे।
और इनका एक्टिव रोल ये था कि इनने 26 जनवरी 1930 को यहां पे रावी रिवर के बैंक पे फ्लैग होस्ट किया। ठीक है भाई, ये फ्लैग होस्ट करने के साथ इनने बोला कि अब हमें मिल जाएगा पूर्ण स्वराज, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहां पे टोटल इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये बात रही जवाहरलाल नेहरू की। और यहां पे जवाहरलाल नेहरू की एक बुक को हम लोगों को याद करना होता है, जो इस समय जेल में थे और जेल में ये किताब लिखते हैं, जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको भारत एक खोज। ठीक है, तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए, तो ये बात हो गई जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है भाई, चलिए हम लोग दूसरी बात करते हैं दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर के। ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल रहा इनका कि इनने दलित्स के लिए, या हम लोग बोल सकते हैं लोअर कास्ट पीपल्स के लिए, यहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि होती है 1930, 1931 और होती है 1932 में, यहां तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहां पे डिमांड करी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। और इंपॉर्टेंट बात बता दें हम कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे। गांधी जी के साथ इनका 1932 में एक पैक्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पे पूना पैक्ट। तो इट इज ऑल अबाउट द बाबा साहब अंबेडकर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है भाई, चलिए तीसरी अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे मोहनदास करमचंद गांधी की, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी इंडिया आते हैं दोस्तों 1915 में, जनवरी 1915 में। इसके बाद बैक टू बैक 3 अलग अलग तरीके से मूवमेंट चलाते हैं, जैसे कि हम लोग यहां पे बोलते हैं चंपारण रिवॉल्ट, खेड़ा सत्याग्रह, और तीसरा जो था अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए वेजेस के लिए ये फाइट करते हैं। ठीक है, तो ये मेन कंट्रीब्यूशन की शुरुआत करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी। यहां पे आगे चल के यहां पे सॉल्ट सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी थे, और फादर ऑफ द नेशन भी कहलाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी। ठीक है भाई, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग दोस्तों यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो होम मिनिस्टर बने, साथ ही साथ वो गवर्नमेंट बनने के बाद बनते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। इंडिया को यूनाइट करने का काम या श्रेय जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, इसीलिए इनको कहा जाता था आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इनको उपाधि दी जाती है भाई बिस्मार्क की, ऑटो वन बिस्मार्क, जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए यहां पे आयरन मैन कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये 565 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करने में बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं दोस्तों यहां पे। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में सारा ये काम आने वाला है आपको। चलिए तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहां पे अब कि जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो कौन थे। वो थे यहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब अंबेडकर। ठीक है भाई, चलिए मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म होता है, इतनी सी बात हमारी याद रखिएगा, एग्जाम तक है। ठीक है, चलिए तो यहां पे क्लियर हो गया सर। आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? आंसर होगा सर डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें से कौन सी बात जो है वो क्लियरली डिफाइंड है। ठीक है भाई, सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, क्या हमें बोलने की स्वतंत्रता है, सोचने की स्वतंत्रता है। एक्सप्रेशन, क्या हम लोग वो सारी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या हम लोग किसी भी चीज पे बिलीफ और फेथ कर सकते हैं। क्या हम किसी भी धर्म में वर्शिप कर सकते हैं। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस, भैया सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस है, नॉट इनजस्टिस। ठीक है। सप्रेशन ऑफ इनइक्वालिटी, कहीं पे भी इनइक्वालिटी को खत्म नहीं, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव बात नहीं लिखी गई, यहाँ पे ये कहा गया कि इनइक्वालिटी को यहाँ खत्म करा जाएगा, इक्वालिटी को यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की कोई बात जो है प्रीएम्बल में यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है जस्टिस ऑफ थॉट्स, सॉरी लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन, कब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1949। तो एग्जाम में ये याद रखिएगा कि अडॉप्ट किया गया था यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को, और कंप्लीटली यहाँ पे एनफोर्स किया जाता है इसको 26 जनवरी 1950 को। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका 26 नवंबर 1949। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे सामने आ रहा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, यहां पे ये बोल रहा है कि भाई हमें ये बताना है कि फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, जिसको हम लोग बेसिक राइट्स भी कहते हैं, पहले ये 7 हुआ करते थे, मगर राइट टू प्रॉपर्टी को यहां पे हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब यहां पे 6 फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों। चलिए, तो क्या बोला गया है यहां पे, स्टेटमेंट सही कौन सी है ये हम लोगों को बताना है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट्स की हम लोग बात करें। दे आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, ये एब्सोल्यूट है और इनको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। पहली बात, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, ये बोल रहा है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। दे आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए ही है। मतलब अगर कोई यूएसए से आएगा तो उसकी कोई भी यहाँ पे राइट्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता भाई। इंडिया में जो भी आएगा उसके फंडामेंटल राइट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। दे आर नॉट जस्टिसिएबल, भाई जस्टिसिएबल क्यों नहीं है फंडामेंटल राइट्स के लिए, आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों यहाँ पे जा सकते, तो जस्टिसिएबल तो है। ठीक है भाई, चलिए मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ जाता है कि हमारे पास इमरजेंसी जो है वो दोस्तों यहाँ पे 3 तरीके की होती है। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल नंबर 360। आर्टिकल 360 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। ठीक है भाई, चलिए आर्टिकल नंबर 352 और 356 जो है वो नेशनल इमरजेंसी, या तो ये यहां पे प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। तो यहां पे आर्टिकल 356 और 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है दोस्तों। और यहां पे यही बोलते हैं कि अगर मान लेते हैं नेशनल इमरजेंसी भी है तो भी यहां पे किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, चलिए तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब कि नेशनल इमरजेंसी के समय यहां पे फंडामेंटल राइट्स को क्या नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ता है इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, What does the term secular, अब यहां पे सेक्युलर का मतलब क्या होता है। सेक्युलर का मतलब होता है कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है,
सारे ही रिलीजन जो है इंडिया में इक्वल माने जाते हैं, सारे ही फेस्टिवल जो है सभी मनाए जाते हैं, इसीलिए इंडिया को जाना जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से। ठीक है भाई, चलिए व्हाट डज द टर्म सेक्युलर मीन, सेक्युलर का मतलब क्या होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे सेक्युलर का मतलब क्या होता है, यह हमसे पूछा गया है। द स्टेट हैज अ रिलीजन, क्या स्टेट का एक रिलीजन होना चाहिए? तो एक बात याद रखिएगा, स्टेट किसी भी रिलीजन को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर सकता, सारे रिलीजन को सपोर्ट कर सकता है, प्रमोट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं कर सकता। द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, स्टेट का खुद का कोई रिलीजन यहाँ पे नहीं होगा। द स्टेट डिस्क्रिमिनेट्स अमंग रिलीजन्स, तो स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है रिलीजन के बेसिस पे। द स्टेट प्रमोट्स वन रिलीजन, स्टेट जो है कहीं ना कहीं प्रमोट करता है एक रिलीजन को। ठीक है भाई, तो चलिए ये सारी बातें जो है यहाँ पे सेक्युलरिज्म से रिलेटेड है, या तो ये इसके फेवर में है या तो ये इसके फेवर में नहीं है। तो अगर कोई कंट्री या स्टेट जो है सेक्युलर है, इसका मतलब वो यहाँ पे किसी भी तरीके से एक रिलीजन को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। तो स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, स्टेट का खुद का कोई रिलीजन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए यहां तक क्लियर कहानी, आगे बढ़ते हैं। Which part of the Indian Constitution deals with the directive principles of the state policy? कौन सा पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हर स्टेट एक वेलफेयर स्टेट होगा। आई रिपीट, हर स्टेट एक वेलफेयर स्टेट होगा। तो ये कौन से पार्ट में दिया गया है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में गिवन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज होंगी, जिसका मेन एम रहेगा यहाँ पे टू डू more and more welfare for the upgradation और यहाँ पे अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है भाई, चलिए तो एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए डीपीएसपी यहाँ पे बनाए गए थे, पार्ट 4 में ये बात करी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का मेंबर नहीं था? हमने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद टोटल नंबर ऑफ मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है वो बच जाते हैं दोस्तों 299। दूसरी बात करें तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लग जाता है समय 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 9 दिसंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू होता है, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनके तैयार हो जाता है और फाइनली एनफोर्स होता है ये 26 जनवरी 1950 में। तो यहाँ बोल रहा है कि इनमें से कौन मेंबर नहीं था, ये हम लोगों को बताना है। क्या राजेंद्र प्रसाद इसके मेंबर नहीं थे, के.एम. मुंशी नहीं थे, जे.बी. कृपलानी नहीं थे, या लॉर्ड माउंटबेटन नहीं था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है हमारे यहाँ का आखिरी वाइसरॉय रहा और इसी के समय पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है, मतलब एक नई कंट्री बनती है जिसका नाम है पाकिस्तान और दूसरी कंट्री बनती है हमारी रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, चलिए तो कौन नहीं था मेंबर? तो वो था सर यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था दोस्तों यहाँ पे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? Which of the following is a fundamental duty under the Indian Constitution? ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हम लोगों को बताना है। राइट टू एजुकेशन, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड द रिफॉर्म, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेसी। अब इसमें बोल रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। देखो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास 11 है और फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे पास आज 6 है। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब कि आप इस देश के हैं और आपको कुछ चीजें सिखाई जा रही है, कुछ चीजें बताई जा रही है, अगर आप नहीं करेंगे तो हम इसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं दे सकते और ये सारी चीजें चैलेंज भी नहीं हो सकती, ना तो हाई कोर्ट में ना तो सुप्रीम कोर्ट में। बट फंडामेंटल राइट जो है ये बेसिक राइट्स है और ये पैदा होने के साथ मिलती है, बर्थ के साथ मिलती है और अप टू डेथ हमारे साथ चलती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर फंडामेंटल राइट्स पे किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या डायरेक्टली जो है हाई कोर्ट में यहां पे जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, नॉट रिलेटेड विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है भाई, तो यहां पे फंडामेंटल ड्यूटी में हम लोग बात करेंगे टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। ठीक है भाई, चलिए तो आंसर हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है The concept of constitutional amendment is borrowed from which country? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात जो है, क्योंकि हमें पता है सर सोर्सेज बहुत सारी जगह से लिए गए, बहुत सारी कंट्रीज से हम लोगों ने सोर्सेज लिए, तो ये सोर्सेज जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहां से हम लोगों ने लिया है? ठीक है भाई, क्या यूनाइटेड स्टेट्स से लिया, यूनाइटेड किंगडम से लिया, कनाडा से लिया है या साउथ अफ्रीका से लिया है? आपको याद है कि सर यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी
आर्टिकल नंबर 368 जिसमें अमेंडमेंट्स की बात करी गई है। ठीक है भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, यहां पे कोई भी एक्ट तब बनता है जब यहां पे कोई बिल प्रेजेंट होता है। बिल दोनों हाउसेस में जाएगा, दोनों हाउस का मतलब हो गया दोस्तों लोअर हाउस एंड बोल सकते हैं हम लोकसभा, दूसरा हाउस हो गया अपर हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे राज्यसभा। ठीक है भाई, यहां तक के कहानी क्लियर आप लोगों को। चलिए अब यहां पे इस बिल पे मिलेगा एसेंट, एसेंट होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एसेंट मिलने के बाद ये बिल जो है अब यहां पे बन सकता है एक्ट। क्या बन सकता है दोस्तों? यहां पे एक्ट बन सकता है। तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो बात करी गई है वो यहां पे लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। किससे लिया दोस्तों? यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है भाई, चलिए ये बात याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं आंसर की तरफ। तो ये आता है यूनाइटेड स्टेट, जिससे हम लोगों ने लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग आते हैं अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में, सफरनामा में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस दिन यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था? तो वो डेट थी दोस्तों यहाँ पे 26 नवंबर 1949। याद रहेगा दोस्तों आप लोगों को? ठीक है भाई, चलिए तो 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द डैश कमिटी। कौन से कमिटी के दोस्तों ये यहाँ पे चेयरमैन थे? तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि वो चेयरमैन थे यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमिटी के। किसके थे दोस्तों? यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ, क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है ट्रिपल एस। क्या याद रखना है दोस्तों? यहाँ पे ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस में क्या क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे सोवियरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड आखिरी में आ जाता है डेमोक्रेटिक। तो इंडिया के प्रीएम्बल में क्या बातें करी गई है भाई? सोवियरन, मतलब कि अब हम लोग यहाँ के डिसीजन जो है वो खुद लेने वाले हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेने के लिए बाहर का किसी भी पर्सन का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं रहेगा, वेदर इट इज इंटरनल वेदर इट इज एक्सटर्नल। इंटरनल डिसीजन हो तो भी हम ही लेंगे, एक्सटर्नल डिसीजन है तो भी हम लोग ही लेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सोवियरन। सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचेंगे, समाज के बारे में अच्छा सोचेंगे, हमारे लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे और हर तरीके से कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना हम लोग वेलफेयर कर पाए। ऐसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम। नेक्स्ट सेक्युलर की अगर हम लोग बात करें तो सेक्युलर का मतलब होता है कि यहाँ पे इंडिया में किसी भी स्टेट का कोई खुद का ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। यहाँ सारे रिलीजन को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस तरीके से हमारी कंट्री जो है एक सेक्युलर कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब सीधा सीधा हो गया दोस्तों कि यहाँ पे सारे राइट्स जो है सिर्फ पीपल के हाथ में। तो फाइनल अथॉरिटी जो है वो पीपल्स के हाथ में होती है, जिसमें सबसे बड़ी पावर जो है दोस्तों वो है राइट टू वोट की। अगर वोटिंग राइट मिल गया मतलब बहुत बड़ा राइट मिल गया, जिसकी मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स मानी गई है, मैक्सिमम एज कोई नहीं होती यहाँ पे। ठीक है भाई, तो प्रीएम्बल में ये 4 इंपॉर्टेंट वर्ड दिए गए हैं, ट्रिपल एस और आखिरी में याद करना है डी। चलिए आगे बोलता है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंक्लूडेड इन पार्ट डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है? तो एग्जाम में जाते हैं दोस्तों तो हम लोग भूल जाते हैं, है ना। चलो भूल जाते हैं तो क्या करें भाई? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हर स्टेट जो है अपने आप को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता है। हर स्टेट जो है अपने आप को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता है, पहली बात। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे वेलफेयर स्टेट कैसे बनेगा? तो डीपीएसपी के थ्रू बनेगा। ठीक है भाई, चलिए रोमन में अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो 1 2 3
और ये होता है 4। तो अब आप मुझे बताइए कि डीपीएसपी में कितने वर्ड्स है। तो सर यहाँ पे जो अल्फाबेट्स है वो कितने हैं सर, तो 4। तो कौन से पार्ट में आएगा दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आएगा। किस में आएगा दोस्तों, ये पार्ट 4 में। तो यहाँ पे याद हो गया क्या आप लोगों को, ये पार्ट 4 का पार्ट होगा डीपीएसपी। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं याद करने में, चलो याद हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे कि कौन से पार्ट में आएगा सर, पार्ट 4 में आएगा। ठीक है, The Indian Constitution provides for dash adult franchise, which means all adult have the right to vote। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे फ्रेंचाइज दी गई है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है। इंडिया में जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया हो जिसने 18 साल की उम्र कंप्लीट कर लिया बट कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अगेंस्ट में नहीं गया हो, तो वो हर एक पर्सन यहाँ पे वोट दे सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्लास, क्रीड, जेंडर, इनकम, जो भी है वो सब हटा के हम लोग यहाँ पे अगर इंडियन सिटीजन हैं बट लॉ ने उसको डिवाइडेड नहीं किया हो तो वो सारे पर्सन यहाँ पे वोट डाल सकते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है भाई, चलिए याद रहेगी कहानी यहाँ तक के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, The term secular in the Indian Constitution means that the state has dash religion of its own। तो स्टेट के तो बहुत सारे ऑफिशियल रिलीजन होने चाहिए बट इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और ये सेक्युलर कंट्री होने के कारण किसी भी स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा। तो स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन ना होना मतलब नो रिलीजन होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक के क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। बोलता है द डैश असेंबली वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द इंस्टीट्यूशन। ठीक है भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को कि एक 1934 से ये सिस्टम स्टार्ट होता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काम दिया गया था कि आपको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम करता है दोस्तों यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन करता है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। बोलता है द फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, चलिए तो फंडामेंटल राइट्स जो है जिसको हम लोग यहाँ पे इजी लैंग्वेज में बोलेंगे एफडीआर। क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको याद करवाया था दोस्तों यहाँ पे डीपीएसपी। तो डीपीएसपी पे कितने अल्फाबेट दोस्तों, 4। तो कौन सा पार्ट होगा दोस्तों यहाँ पे, पार्ट 4। ठीक है, ये पहली बात। अगर दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो ये एफडीआर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है भाई, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में कितने हो गए दोस्तों, तो 3 अल्फाबेट्स हो गए, तो कितना हो गया, पार्ट 3। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स किस में आएगा दोस्तों, पार्ट 3 में। किस में आएगा दोस्तों, पार्ट 3। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे पार्ट 3 आंसर होना चाहिए। चलो याद हो गया ये भी सर, हमें बिल्कुल याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा सर, पार्ट 3 इज द करेक्ट आंसर। The concept of the dash amendment was borrowed from the Constitution of the United States। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी चीजें जो है यूनाइटेड स्टेट से ली गई है। मैंने बताया था आप लोगों को आर्टिकल नंबर 368 बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, ये सोर्स कहाँ से आता है, तो ये सोर्स आता है दोस्तों हमारे पास यूनाइटेड स्टेट से। कहाँ से आता है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट से। क्या है, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक के क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बोलता है यहाँ पे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू प्रोवाइड डैश डैश एंड डैश जस्टिस टू ऑल इट्स सिटीजन। किस किस लेवल पे हम लोग यहाँ पे जस्टिस की बात करते हैं दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कि जब हम लोग यहाँ पे जस्टिस की बात करेंगे तो जस्टिस होता है सितंबर में। कब होता है दोस्तों यहाँ पे जस्टिस, सितंबर में। ठीक है, चलिए याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब सितंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मैं लिखता हूं यहाँ पे SEP। ठीक है, यहाँ पे S का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल या सोसाइटी। दूसरा होता है यहाँ पे इकोनॉमिकल, और तीसरा जो है दोस्तों ये होता है यहाँ पे पॉलिटिकल। तो एग्जाम में क्या याद रखना है सर, जस्टिस मिलेगा कब, सितंबर में। एस फॉर सोशल, ई फॉर इकोनॉमिकल एंड पी फॉर पॉलिटिकल, तीनों याद रहेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो जस्टिस हमें कैसे मिलेगा, वो मिलेगा सर SEP से, सितंबर में, है ना। सितंबर को शॉर्ट में हम लोग SEP बोल देते हैं। तो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल बेसिस पे हमें क्या मिलने वाला है दोस्तों, यहाँ पे जस्टिस मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है भाई, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे ट्रू और
फॉल्स की भाई। चलिए, तो ट्रू और फॉल्स हम लोगों को बताना है, कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 15 अगस्त 1947। चलो भाई बताओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 15 अगस्त 1947। सर ये डेट जो है ये तो इंडिपेंडेंस डे की डेट है, और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949। तो इस कारण से ये स्टेटमेंट जो है वो कौन सी हो गई दोस्तों, गलत स्टेटमेंट हो गई। कौन सी हो गई, गलत स्टेटमेंट। ठीक है भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। पहले की अगर हम लोग बात करते हैं, एट द टाइम ऑफ बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर हम लोग बात करें, तो ये डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाते हैं 1930 में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये तीनों जगह, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात रखते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, पूना पैक्ट करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी के साथ, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। ये यहाँ पे लॉ मिनिस्टर भी बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है भाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के बाद ये जो गवर्नमेंट बनती है उसमें लॉ मिनिस्टर रहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है भाई। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे सही दी गई है। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर। बिल्कुल सही बात है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू यहाँ पे सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड को यहाँ पे जोड़ा गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल 100% दोस्तों सही दी गई है। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट जस्टिसिएबल। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी जस्टिसिएबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, पार्ट 3 में जो दिया गया है उसमें फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई किसी भी तरीके से चैलेंज करता है तो आप यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो फंडामेंटल राइट जो है वो कहीं ना कहीं जस्टिसिएबल है। ठीक है भाई। चलिए, तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे गलत दिया गया है। The directive principles of state policy are enforced by the court. कोर्ट जो है इसको यहाँ पे एनफोर्स करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को एनफोर्स करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मिलके इस पे रूल बनाती है। ठीक है भाई। चलिए, तो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने का काम यहाँ पे कोर्ट का नहीं होता है। ठीक है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है मुझसे, The Indian Constitution established India as a presidential form of government। हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोस्तों, तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे गलत दिया गया है, तो स्टेटमेंट हो गया दोस्तों यहाँ पे फॉल्स। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए कुछ प्रिंसली स्टेट से आए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट से भी लोग आते हैं इसमें। The Indian Constitution can be amended only with the consent of all states। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडेड हो सकता है, मतलब उसमें चेंज हो सकता है, किसकी परमिशन से? कौन बोलेगा कि यहाँ पे ये चेंजेस होना चाहिए? किसके कंसेंट से? तो क्या इसमें सारे स्टेट्स आएंगे तभी जाके इसमें अमेंडमेंट हो सकता है? तो ये ऐसा नहीं है भाई। ठीक है ना भाई। चलिए, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है। अमेंडमेंट के लिए दोनों हमें हाउसेस की परमिशन चाहिए और प्रेसिडेंट का उस पर एसेंट चाहिए। द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक समय तक के राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट इसको अब हटा दिया गया है, अब बना दिया गया है दोस्तों लीगल राइट। तो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करते थे 7, अब फंडामेंटल राइट बच गए हैं सिर्फ 6, और राइट टू प्रॉपर्टी को बना दिया गया है दोस्तों यहाँ पे लीगल राइट, नॉट फंडामेंटल राइट। ठीक है भाई। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाती है। ठीक है भाई। द कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की जब बात करी जाती है तो ये रूल ऑफ लॉ लाया गया यहाँ पे ब्रिटिशर्स के थ्रू, मतलब यूनाइटेड किंगडम बोल दें। बिल्कुल सही बात है। आंसर जो है 100% यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा एक सफरनामा में एक और पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे असर्शन एंड रीजन। The preamble of the Indian Constitution declares India a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। ट्रिपल SDR ऐसे याद करें, ट्रिपल SDR। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। हमारे प्रियम्बल में ये पांचों वर्ड इस्तेमाल करे गए, सोशलिस्ट, सोवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन एंड द वैल्यूज ऑफ द इंडियन पीपल। ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के लोगों का जज्बा, इंडिया के लोगों के सारे राइट्स और इंडिया के लोगों के लिए इक्वालिटी के। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट का जो रीजन दिया गया है दोस्तों वो यहाँ पे सही है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। बोलता है यहाँ पे
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्टेटमेंट गलत दिया गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट्स एंड एक्सरसाइजेस एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वहां पे हेड ऑफ स्टेट होता है इंडिया के, और यहाँ पे उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है। ये बात बिल्कुल सही कही गई है, मगर पहली स्टेटमेंट गलत होने के कारण आंसर जो है ए जो है फॉल्स हो जाता है, और जो आर है वो यहाँ पे सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए तो आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। द फंडामेंटल राइट्स, एफडीआर जो पार्ट 3 में आता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, तो फंडामेंटल राइट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट के लिए। पर्सनैलिटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, और इंसान की पर्सनैलिटी डिग्निटी को सेव करने का काम भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कौन करता है, फंडामेंटल राइट्स करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है यहाँ पे, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर जस्टिसिएबल इन नेचर, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात हम लोग ने कर ली, जो कि पार्ट 3 में था। पार्ट 4 पे आते हैं डीपीएसपी पे, जो कि कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है जस्टिसिएबल होना चाहिए नेचर में। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत हो गई। हर डीपीएसपी का मेन मुद्दा होगा वेलफेयर ऑफ द स्टेट। The directive principle aims to establish social and economic democracy in the country, तो यहाँ पे बोलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मेन एम जो है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेके आना कंट्री में। ये स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे सही दिया गया, मतलब ए गलत है, मतलब ए इज फॉल्स, बट यहाँ पे आर जो है दोस्तों यहाँ पे ट्रू है। ठीक है भाई, आंसर यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये यहाँ पे तो सही बात कह दी दोस्तों कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है। मिनिमम एज जो है यहाँ पे 18 मानते हैं, मैक्सिमम कोई एज नहीं होती यहाँ पे। ठीक है भाई, इट मीन्स दैट एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के यहाँ पे राइट टू वोट जो है यहाँ पे मिलता है सभी को। तो स्टेटमेंट दोनों ही सही है, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया दोस्तों यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। बोलता है द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ओरिजिनली अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू वोट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट हुआ करता था मगर अब नहीं है, ये एक लीगल राइट बन गया। ये स्टेटमेंट सही है। इट वॉज लेटर मूव्ड टू स्टेटस ऑफ लीगल राइट बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये यहाँ पे लीगल राइट बन जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है दोस्तों 100% सही दी गई है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आंसर होना चाहिए ए। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। अब यहाँ पे बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द पार्लियामेंट, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो सिर्फ पार्लियामेंट जो है दोस्तों यहाँ पे अमेंड कर सकती है। Some amendment require ratification by at least हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब कुछ को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे आधे लेजिस्लेचर चाहिए, मतलब आधे लेजिस्लेचर का यहाँ पे होना जरूरी है। मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा, 50% की बात कर रहा। तो ये स्टेटमेंट तो दोनों सही है, मगर यहाँ पे ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है। ठीक है भाई, तो इसके कारण असर्शन रीजन दोनों सही है, बट यहाँ पे ये जो रीजन दिया गया है दोस्तों वो 100% सही नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका बी आंसर होना चाहिए। ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। Assertion, the Indian Constitution is the lengthiest written constitution in the world, बिल्कुल सही बात है। अगर lengthiest constitution की बात करें तो वो तो ब्रिटेन का है, बट वो oral constitution है। ठीक है भाई, बट यहाँ पे इंडिया का constitution क्या है दोस्तों, written और सबसे बड़ा constitution है। It incorporates provisions from various other constitutions, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी जगह से हम लोगों ने sources लेके हमारे इंडियन constitution को बनाया है, इसीलिए हमारे इंडियन constitution में किसी भी तरीके की कमी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बोलता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, तो यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करता है कि इंडिया जो है एक अपने आप पे सेक्युलर स्टेट है। हमारे यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है दोस्तों। द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली एंड डज नॉट अपहोल्ड एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, तो यहाँ पे स्टेट सारे रिलीजन को एक मानता है, किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को यहाँ पे ये अपहोल्ड नहीं कर सकता। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है 100% दोस्तों यहाँ पे सही दिए गए हैं। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे।
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड ओनली ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसमें डायरेक्ट इलेक्शन से ही लोगों को लिया गया। ये स्टेटमेंट 100% गलत दिया गया दोस्तों, क्योंकि यहां पे इस तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू कोई भी यहां पे स्टेटमेंट नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बेसिस पे नहीं, यहां पे प्रोविंशियल फॉर्म में यहां पे इलेक्शन करवाए गए थे। ठीक है भाई, अलग अलग प्रोविंसेस से अलग अलग जगह से लोग आए थे। Members of the Constituent Assembly were elected by Provincial Legislative Assembly through indirect election। हाँ, ये वाली बात सही करी गई है कि Provincial Legislative Assembly के थ्रू या indirect election के थ्रू यहाँ पे Constituent Assembly में लोग आते हैं। After independence यहाँ 299 मेंबर्स ही बच जाते हैं। 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पे Constituent Assembly के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, एनफोर्स किया जाता है 26 जनवरी 1950। तो यहां पे एक स्टेटमेंट सही और एक स्टेटमेंट गलत दिया गया है। तो यहां पे जो ए है वो फॉल्स है दोस्तों, और जो आर दिया गया है वो यहां पे सही दिया गया है। मतलब रीजन इज करेक्ट बट द असर्शन इज रॉन्ग। अब डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों, वो हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा हो गया? इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। मगर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसा हो गया? डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। तो इस तरीके से आज हमारे डीपीपी का सफरनामा जो है समाप्त होता है दोस्तों। तो जैसा आप लोगों को पता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन हमने साउथ अफ्रीका और इंडिया का पढ़ा, पूरे सिस्टम को समझा, अमेंडमेंट समझे, क्या वर्ड्स आते हैं, किससे शुरुआत होती है, किसने कितने कितने सेक्रीफाइसेस करे, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे आज डिस्कस करी दोस्तों। यहाँ पे तो यहाँ पे आप लोगों को स्टेटमेंट पूरे क्लियर हो गए हैं। इस साल टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला लेके आई है आपके लिए बहुत सारे स्पेशल फीचर्स, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी, हैंड रिटन नोट्स, और साथ ही हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्टडी मटेरियल की। तो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो आप लोग भी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन करिए और ये यहाँ पे चैनल को धड़ाधड़ लाइक, धड़ाधड़ सब्सक्राइब और यहाँ पे शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल